हाय गाइस। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेन गुस्सा करता है और शिंग को हॉस्पिटल से निकल जाने को कहता है, तो ये उसे साथ लेकर वहां से चला जाता है। बाद में किन जेन को रियलाइज कराता है कि देखो, शिंग खुद से नहीं आई थी। यकीनन ये अंकल वैन ही है जिन्होंने कहा होगा कि जेन खतरे में है, इसलिए वो बेचारी कैसे ना आती। इतने में डोंग फोन करके जेन को शिंग के बारे में कहता है कि उसने मेरे बहुत से आदमियों को फेंटा है, मैं एक दिन उस लड़की से बदला जरूर लूंगा। फिर हमें दिखाते हैं कि शाया का कॉमा ज्यादा दिनों का नहीं था, वो जल्द ही होश में आ जाती है और सारों को पहचान भी लेती है। यहाँ जेन उसे कहता है कि काश मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ली से ना ही लेता, इससे बेहतर था कि मैं जंगलों में जा जाकर काने ढूंढता रहता जैसे मैं पहले किया करता था। इंसानों को कन्विंस करना इस काम से ज्यादा मुश्किल है। उधर डोंग को पता चल जाता है कि जेन उसे उल्लू बनाकर नकली बॉक्स देकर भाग गया है। जबकि शाया के ठीक होते ही जेन मिस ली के पास जाता है और उनसे लड़ता है कि अगर उस बुढ़े अंकल से कोई राज निकलवाना है तो मुझे मेरा काम मेरे स्टाइल से करने दो। डोंग को लगाम देकर देखो, वरना तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं लगने वाला। उधर हॉस्पिटल में शिंग फूल लेकर शाया के पास आती है। वो शाया से शर्मिंदा थी कि उसकी वजह से शाया को चोट पहुंची है और उसने अपनी लैंग्वेज में बेचारी ने एक इतना क्यूट सा अपॉलॉजी लेटर भी लिखा हुआ था जिसमें शिंग बेचारी की सिंसियर फीलिंग्स थी। उसी टाइम पर जी को तो अब यकीन हो गया था कि ये लोग अंडर कवर हैं और कोई इलीगल और डेंजरस काम करते हैं, तभी तो फाइट्स में पड़ जाते हैं। लेकिन किन को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अंदर शाया शिंग से अकेले में कहती है कि अगर तुम मेरा एहसान मानती हो तो जेन और हमारी लाइफ से बहुत दूर चली जाओ। मैं जेन को डिजर्व करती हूँ, उसका काम जानती हूँ, उसकी स्ट्रेंथ हूँ, 10 साल से उसके साथ हूँ। लेकिन तुम क्या हो? तुम्हारी तो एक एवरेज इंसान जैसी वैल्यू भी नहीं है। जेन को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उसी टाइम पर अंकल वैन हॉस्पिटल में जेन के साथ शाया को देखने के लिए आ रहे होते हैं। जेन उन दोनों को कमरे के बाहर से बातें करता देख लेता है, लेकिन शिंग बेचारी अब बहुत हर्ट हो चुकी थी। वो उनके अंदर आते ही फौरन वहां से निकल जाती है। और जी तो इतना काइंड था, शिंग के साथ जंगल में जाकर रहने को भी तैयार था। ये शिंग को जब उदास देखता है तो फौरन समझ जाता है कि यकीनन शाया ने उसे कोई बातें सुनाई हैं अकेले में। लेकिन आज शिंग के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा था और वो ये था कि उसकी वैल्यू क्या है इस दुनिया में। अब उसने ये पता चलाना था। जबकि हॉस्पिटल में अंकल भी जेन को बताते हैं कि इस सब में शिंग की कोई भी गलती नहीं थी, मैं ही उसे अपने साथ लेकर वहां गया था। शिंग अब यी के घर पर रहना स्टार्ट कर देती है, जिस पर यी तो ऑफ कोर्स बहुत खुश होता है। शिंग सोचती है कि अब कोई जॉब करके वो अपनी वैल्यू चेक करेगी कि वो इस दुनिया में लूजर है या यूजलेस है, क्या है। इसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। लेकिन अब की बार लाइव स्ट्रीमिंग वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। खुद के बल पर कुछ नया करती, बिना किसी के सहारे के। डोंग को दिखाते हैं कि बॉक्स तो उसके हाथ से निकल गया था, तो अब वो नए नए रास्ते खोज रहा था। अंकल वैन वाली ज्वेलरी फैक्ट्री में उनका एक को-वर्कर पकड़ कर ले आता है। यहाँ पर पता चलता है कि वैन और उनका एक और फ्रेंड मिस्टर गाओ, ये दो ही लोग थे जिनको जेम्स की कान का पता चला था। लेकिन वो फ्रेंड मिस्टर गाओ तो मर गया था, उसका सिर्फ एक ही बेटा था। जबकि अंकल वैन की कोई फैमिली ही नहीं थी। अब उनको शक होने लगता है कि शायद मिस्टर गाओ के बेटे को कुछ पता हो। अगले दिन शिंग सुबह ही सुबह जी के लिए एक जबरदस्त नाश्ता तैयार करती है और फिर खुद अपनी जॉब की तलाश करने के लिए निकल जाती है। जी अपने लिए इतने प्यार से बना हुआ शिंग के हाथों का नाश्ता जब देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। शिंग को आज रास्ते में ये बात भी पता चलती है कि जेन ने उसके हर ड्रेस की पॉकेट में पैसों के साथ साथ एक नोट भी रखा होता है जिसमें जेन का कॉन्टैक्ट नंबर भी होता था, ताकि कभी भी शिंग खो ना जाए। शिंग को तो पढ़ना आता नहीं था, उसने बस में बैठी हुई एक बच्ची से ये सब पढ़ाया था। उसे समझ आ गई थी कि जेन उसकी केयर तो बहुत करता है। आज अंकल वैन जेन से कहते हैं कि मेरा एक पास्ट है जिसकी वजह से मुझे काफी खतरा है और मैं अब चाहता हूँ कि चाइना छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट हो जाऊं, आराम से अपने दिन गुजारना चाहता हूँ। लेकिन जेन मान तो जाता है पर कहता है कि अरेंज कराना पड़ेगा, बहुत टाइम भी लग सकता है। उधर शिंग को तो कोई जॉब ही नहीं मिल रही थी क्योंकि उस बेचारी को लिखना, पढ़ना, स्टाइलिंग, कुकिंग कुछ भी नहीं आता था। उधर डोंग
मिस्टर गाओ जो कि अंकल वैन के फ्रेंड थे, उनके बेटे की तलाश में होता है। यहाँ पर हमें नई बात भी पता चलती है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो तो जैन है। लेकिन इस बात का अभी तक डोंग को नहीं पता होता। शिंग जॉब की तलाश में होती है। एक जगह किसी जख्मी को रेस्क्यू करने में हेल्प करने लग जाती है। वो जंगल में रहने की वजह से फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग थी। स्ट्रेचर्स को मूव कराना, उसे संभालना, इसमें काफ़ी हेल्प करती है। और फिर हॉस्पिटल में किसी तरह से एक डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके वो खुद इसी जॉब में आ जाती है। उसे लगता था कि वो इसी के लिए फिट है। उधर डोंग मिस ली को उस लड़के के बारे में बताने के लिए आता है, लेकिन मिस ली ने पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई थी और वो ये भी जानती थी कि वो लड़का जैन है, जिसका डैड अंकल वैन का फ्रेंड मिस्टर गाओ था। वो काफी तेज थी। डोंग को इस सब मामले से दूर रखने के लिए वो उससे फ्लर्ट करने लगती है ताकि वो उसी की हर बात माने और उसी के इशारों पर चले। लेकिन ब्यूटी तो सिर्फ एक हथियार था। उसे असल में तो सिर्फ जैन से ही इंटरेस्ट था, लेकिन वो उनको किसी तरह से कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था। जवाब में जैन ने फैसला किया था कि अब अंकल वैन जब बाहर जाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि इतना अरसा नाटक कर कर के भी मैं उनका ट्रस्ट नहीं जीत सका। वो फैसला करता है कि चाहे उनको हर्ट करके ही, नुकसान पहुंचा के ही वो बॉक्स छीन कर ही रहेगा। लेकिन उसे खोलना कैसे है? पहले वो गिमिक सॉल्व करना पड़ेगा। ये टास्क वो किन को दे देता है क्योंकि वो सुपर जीनियस था। उसके बाद अकेले में जाकर वो किन से कोई मेथड पता कराना चाहता था क्योंकि उसे शिंग की फिक्र हो रही थी। वो उसके फोन के थ्रू उसकी लोकेशन हर टाइम जानना चाहता था। किन उसको एक ऐसा ऐप सेंड कर देता है और जैन को फौरन से पता चल जाता है कि शिंग इस टाइम पर हॉस्पिटल में है। थोड़ी देर बाद अंकल वैन जैन को कॉल करके एक जगह पर बुलाते हैं। वो सैर करने के लिए निकले थे, लेकिन अब वापस नहीं आ रहे थे। कोई टैक्सी ही नहीं मिल रही थी वहां से। इतने में उस रोड पर जैन को बचाते बचाते अंकल वैन खुद एक बाइक से बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। उनको फ्रैक्चर हो जाता है। जैन जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वहां उसको रेस्क्यू वर्क करती हुई शिंग भी नजर आती है। वो इतना सख्त काम कर रही थी कि उसके हाथ भी जख्मी हो गए थे, छाले पड़ गए थे, लेकिन वो खुश थी। इस तरह से लोगों की हेल्प करके उसे एहसास हो रहा था कि वो कोई बेकार इंसान नहीं है। अंकल और शाया भी शिंग को वहां पर ये हार्ड काम करते हुए देख लेते हैं। जैन उसे जबरदस्ती ले जाना चाहता था कि ये गर्ल्स के करने का काम नहीं है, क्यों खुद को हर्ट कर रही हो। और उसे कहता है अगर मेरी बातों की वजह से तुमने ये काम शुरू किया है तो सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ऊपर से डिनर लेकर आए हुए जी से भी वो लड़ने लगता है कि तुम उसका ये ख्याल रख रहे हो। लेकिन आगे से जी कहता है कि तुम और तुम्हारी उस शाया की बकबक की वजह से ही ये दिन आया है, मेरा क्या कसूर है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब अंकल वैन की एक चाल थी। उन्होंने खुद उस बाइक वाले को पैसे दिए थे ताकि वो उनको जख्मी करके जाए। वो जान गए थे कि जैन अंदर ही अंदर बहुत सॉफ्ट हार्टी, सिर्फ ऊपर से सख्त बनने का नाटक करता है। वो सोचते हैं कि मैं इसकी जान बचाऊंगा तो ये मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जैन फिर ऐसा ही करता है। अपना हर प्लान जब तक अंकल जख्मी है वो पॉज कर देता है। ये सुनकर शाया उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो दोनों इस बात पर काफी आर्ग्यू करते हैं। शाया कहती है कि मेरी और किन की मेहनत तुम्हारी हमदर्दी की वजह से वेस्ट हुए जा रही है, तुम पागल बन रहे हो। जैन उसकी बात नहीं मानता तो अगले ही दिन शाया मिस ली से एक मुलाकात करने के लिए जाती है। मिस ली पहले तो उसे टॉन्ट करती है कि तुम जैन के साथ 10 साल से रह रही हो, लेकिन प्यार में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल नहीं चलता। तो शाया आगे से जवाबी वार करती है, कहती है मुझे भी पता है आपका कितने सालों से जैन पर क्रश है। और यहीं वही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।